नमस्कार, न्यूज के एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। लोकतंत्र कैसे बन गया भ्रष्ट तंत्र? लोकतंत्र के सजग प्रहरी की जिम्मेदारी क्या है? किस प्रकार सजग प्रहरी अपनी जिम्मेदारी से दूर होता जा रहा है या साजिश का शिकार हो गया है? चर्चा में शामिल है वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव। देखिए अनिल यादव के साथ आरसी गोल्ड की चर्चा के खास अंश। नमस्कार, न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज खास चर्चा है लोकतंत्र कैसे बन गया भ्रष्ट तंत्र। इस कार्यक्रम में हमारे साथ पधारे हैं बेस्ट रिपोर्टर के संपादक पत्रकार अनिल यादव। आइए बात करते हैं अनिल यादव से। जो लोकतंत्र है, जो लोगों के लिए जो तंत्र है, वो आज भ्रष्ट तंत्र बनके लोगों के श्वास को भी बंद करने की कगार पर आ गया है। इस विषय पर चर्चा करते हैं अनिल यादव से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सवाल आपने उठाया है जी कि लोकतंत्र कैसे बन गया भ्रष्ट तंत्र, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या है। दोनों की ही परिभाषा हमें देनी है और इससे क्या नफा है, क्या नुकसान है, क्या खोखला हो रहा है, क्या इसके असर जो है। लोकतंत्र जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम है जनता के लिहाज से। अगर देखें, लोकतंत्र का मतलब होता है, जैसा कि आजकल समझ लिया है कि बोलने की आजादी लोकतंत्र का एक अहम पहचान है। लेकिन केवल ये पहचान नहीं है, क्योंकि बोलने की आजादी एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति बोलेगा या नहीं बोलेगा, ये उस व्यक्ति विशेष की कुव्वत पे डिपेंड करता है। कोई भी सरकार कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो किसी व्यक्ति को बोलने से रोक नहीं सकती। उसे आप गोली मार सकते हो, उसे आप फांसी चढ़ा सकते हो, उसे आप जेल में डाल सकते हो, लेकिन बोलने से नहीं रोक सकते। तो कहने का मतलब ये है कि बोलने की जो आजादी है, ये लोकतंत्र की मूल पहचान है। लोकतंत्र की मूल पहचान है निर्णयों के अंदर जनता की सहभागिता। बिल्कुल। जब तक किसी भी निर्णय के अंदर जनता को सहभागी नहीं बनाया जाएगा, तो ऐसा लोकतंत्र बेमानी। उदाहरण के लिए, क्षेत्र के अंदर कौन सा काम जनता के लिए किया जाना चाहिए, इसके लिए जनता से जब तक आपने आम राय नहीं की, उनकी बात को सुना नहीं और बिना सुने ही उस पर अगर आपने कोई डिसीजन दे दिया है, तो ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। अगर इसे लोकतंत्र को हम अपने परिवार के अंदर लागू करके देखें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का परिवार में 15-20 लोग हैं, बड़ा परिवार है, और वो ये कहता है कि मान लीजिए आपकी पसंद भिंडी की सब्जी हो सकती है, आप ये कहते हैं कि साहब भिंडी की सब्जी बेस्ट रहती है, सब पे लागू करो, तो ये तो लोकतंत्र नहीं है। आपको सबसे पहले कहना पड़ेगा कि मेरा ये प्रस्ताव है कि भिंडी की सब्जी फायदेमंद होती है, इसके ये फायदे हैं और ये इसके नेगेटिव हो सकते हैं। बाकी आप लोग बताएं, वोटिंग कराएं, और वोटिंग में जिसको बहुमत मिल जाता है, मुद्दे पे वोटिंग। ऐसा नहीं पहली बार आप लीडर बना दिए तो उसके बाद में आप जो कहोगे वही फाइनल है। अभी हो क्या रहा है, लोकतंत्र के नाम पर हम चुनते हैं जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि और निधिपति में अंतर होता है। यह है रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी चीज को जो पहले से प्रेजेंट है जनता के मानस के अंदर, उसी चीज को वापस से संसद, विधानसभा या जो भी हायर सभा है, वहां पे जाकर के हमारे मत को रिप्रेजेंट करना। यानी एमपी, एमएलए, पार्षद, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको अपनी राय, हमारी राय बता करके पेश करने का अधिकार नहीं है, हमारी राय को बताने का अधिकार है। पहले डिसाइड हम, यानी जब भारत की जनता करेगी, क्षेत्र की जनता करेगी, और उस राय को ही ये वहां पर जाकर के रिप्रेजेंट करेगी। यह है लोकतंत्र की मूल जो मूल भावना है। लेकिन क्यों हो रहा क्या है, लेकिन
क्योंकि लोग बिखरा हुआ है, बटा हुआ है। कोई जाति में बट रहा है, कोई क्षेत्र में बट रहा है, कोई भाषा में बट रहा है, कोई अब अलग अलग दलों का झंडा लेकर के बैठा हुआ है। तो जब तक हम लोग झंडे को लेकर के बैठे रहेंगे, अलग अलग तरीके के झंडे को लेकर के बैठे रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमें ये देखना पड़ेगा कि वोट देना आपका राइट है। आप चाहे जिस व्यक्ति को वोट दो, वोट गोपनीय भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उससे पूछो जिसको कि आपने वोट दिया है। आज उल्टा हो रहा है, आपने जिसको वोट दिया, मान लीजिए आपने मुझे गलती से चुन लिया, मैंने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, आपने मुझे चुन लिया। जब मैं सीट पे बैठ गया तो आपने उसको प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हो, मैंने कहा था कि इनको वोट दो, इसलिए अब मुझे इनके खिलाफ नहीं बोलना है। आप हमारा झंडा लेके बैठ गए, यानी आप हमारे गुलाम हो गए। जबकि होना क्या चाहिए, क्योंकि आपने वोट दिए हैं, दिलवाए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल जीतने वाले व्यक्ति से आपको ही करना है। हाँ। जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, लेकिन अभी जो लोगों की एक धारणा है, या जो जनप्रतिनिधि चुनकर पहुंच गए हैं, उनकी ऐसी धारणा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें इस जगह पे बैठाने वाले तो आप ही हो। हाँ बिल्कुल, वो यही बात कहते हैं। तो इसी मैंने इसी बात को स्पष्ट किया कि हमने उन्हें चुना था सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। संसद में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के 2-2.5 लाख लोग जाकर नहीं बैठ सकते, लेकिन 2-2.5 लाख लोग क्या चाहते हैं, उनकी राय क्या है, उस राय को लेकर के हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहां जाएगा, वो बताएगा कि मेरे क्षेत्र की जनता ये चाहती है। लेकिन क्योंकि जनता बटी हुई है और एमएलए साहब ने या एमपी साहब ने या पार्षद जी ने उस क्षेत्र की जनता को इकट्ठा होने ही नहीं दिया, और जागरूकता की भी कमी है कुछ, तो बंटवारा भी। जब जनता ही सो जाएगी तो प्रतिनिधि तो निधिपति बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो जनता को जागना होगा और ये समझना होगा कि वो हमारे सेवक ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे एक वकील हैं। जैसे वकील को पावर बटन दे देते हैं, मर्जी आए जो साइन नहीं करेगा, हमसे पूछ के जाएगा। लेकिन अनिल जी, जैसा आपने कहा कि जनता को जागना पड़ेगा, तो जनता को जगाने की जिम्मेदारी तो जनता को दिशा देने की, या सोते हुए व्यक्ति को उसकी निद्रा खोलने की जिम्मेदारी तो लोकतंत्र में मीडिया की भी तो बनती है। तो फिर ये मीडिया क्या कर रहा है? देखो, मीडिया की बात थोड़ी सी अलग हटके हो गई कि मीडिया एक अहम किरदार है। हाँ, जो तो ये अपने मार्ग से क्या ये नहीं भटक रहा है? सोता है भटक रहा है, नहीं भटक रहा होता तो वो अपने काम में काम करता। हाँ। मीडिया की अपनी समस्याएं हैं, और मीडिया की जैसे एक महत्वपूर्ण समस्या तो ये कि मीडिया के अंदर जो अर्थ है। हाँ। मैं सवाल आपके मन से ओपन करना चाहता हूँ। नहीं, रखिए। देखिए, हमारे दर्शक और भारत की जनता, हमारे राज्य की जनता, हमारे जो आसपास के एक कटु सच्चाई, ये कटु सत्य पहचानना जरूरी है, उन तक पहुंचना जरूरी है। ये एक कटु सच्चाई है कि मीडिया के अंदर ईमानदारी से धन कमाने का और जीवन चलाने का किसी पत्रकार के पास में कोई साधन अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल। हमारी सरकारों ने एक साजिश के तहत या अनदेखी के तहत, मान लो सॉफ्ट करे तो, ऐसा तो नहीं है कि मीडिया स्वयं जागरूक नहीं होने, सरकारें जानती हैं, मीडिया में पूरी तड़प है। हर पत्रकार, कोई भी पत्रकार बिकना नहीं चाहता, कोई भी पत्रकार भीख नहीं मांगना चाहता, लेकिन अगर वो अपने स्वाभिमान से समझौता कर रहा है तो सिर्फ एक कारण से कि ईमानदारी का रास्ता आपने छोड़ा नहीं है और बेईमानी हमें बोलने नहीं देती। समझे ना? बिल्कुल। तो सरकारों को, अगर कोई भी देश की अच्छी सरकार आती है और वो मीडिया को, मैं कुछ योजनाएं भी बताता हूँ कि अगर वो मीडिया को ये कहती है, मीडिया क्या है, जैसे हम भारत को, हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा जहाज माने, भारत एक जहाज है जो बड़े बड़े समुद्र में चल रहा है, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो ये कहता है कि देखो जहाज कितना सुंदर है, उस पर हमारा तिरंगा भी लहरा है,
तिरंगा के सम्मान की बहुत बात होती है, तो मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। ये एक थोथी बात। एक व्यक्ति वो होता है जो ये कहता है कि देखो तिरंगा तो लहरा रहा है, लेकिन कब तक? जहाज में पंचर है भाई, यहां भी छेद है, यहां भी छेद है, यहां भी छेद है, पानी भर रहा है, लगातार वजन बढ़ रहा है और ये जहाज डूब रहा है। ये दो तरह के पत्रकार हैं। एक पत्रकार उसमें पंचर बता रहा है और एक पत्रकार उस तिरंगे झंडे को लहराते हुए दिखा रहा है, सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। हम कह रहे हैं कि तिरंगा डूब रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी पत्रकारिता देश हित में है, ये तो दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मेरी राय में मीडिया का काम पंचर बताना है, और जो व्यक्ति पंचर बता रहा है आज की तारीख में वो राष्ट्रद्रोही है। वो कहते हैं कि आप आंखें मूंद लो, डूबेगा जब देख लेंगे, हो सकता है हमने नया जहाज तैयार कर रखा है, हम तो निकल लेंगे इधर से। नहीं, मीडिया में जैसे आपने बताया, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन क्या ऐसा महसूस नहीं होता है कि जो पत्रकारों को जो मेहनत, जो अध्ययन जो करना चाहिए, समाज के ऊपर चिंतन करना चाहिए, राष्ट्र के ऊपर चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने के बाद में देखो इसमें सोते हुए लोगों को जगाने की, इसमें दो बातें मैं आपको बताऊंगा। चिंतन करने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे है, और चिंतन करना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन क्या किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कह दिया या किसी और धर्म ग्रंथ में लिख दिया या कोई ऐसी भारतीय संविधान में लिख दिया कि भूखा रख के ही चिंतन करवाना है? इस मीडिया में जो पत्रकार हैं वो एक पूरे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, और जब तक हम इस पिलर को मजबूत नहीं करेंगे तो ना लोकतंत्र बचना ही नहीं, देश भी नहीं बचेगा। तो जो जगा रहा है उसी को आप भूखा रख करके कहते हो जगा बेटा, कब तक जगाएगा? एक दिन तो मर ही जाएगा। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर देश हित करना है तो इस मीडिया का सदुपयोग करो। अपनी सभी विभागों के अंदर जितने भी आपके विभाग हैं, देश के जितने भी विभाग हैं, उसमें मुखबिर योजना लगाओ। आज सरकार का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो अपने स्तर पर ग्राउंड लेवल पर जितनी गड़बड़ियां हो रही उनको पकड़ सके। आप एक इंस्पेक्टर लगा दोगे, मिलावट का मान लीजिए मामला है कि इंस्पेक्टर लगा दिया, जिसको आपने अथॉरिटी दी वही चोर बनेगा। आप इस जिम्मेदारी को, करप्शन को रोकने की जिम्मेदारी को मीडिया को सौंपो। मीडिया का जो व्यक्ति कोई भी चीज को एक्सपोज कर रहा है उसमें जो जुर्माना लगाया जाएगा, उस जुर्माने राशि में से 50% राशि मीडिया के उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, सहसम्मान। और दूसरी बात, केवल उसको वो राशि ही नहीं मिले, साथ ही साथ उसके जान माल की रक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की बात आती है। मैं इसके साथ में और कहूंगा कि मुखबिर की गोपनीयता की एक गारंटी होनी चाहिए। कोई भी मुखबिर हो, चाहे ऐसे पत्रकार ना हो, आम जनता का भी कोई अगर पैरवी कर रहा है तो उसके नाम की जो गोपनीयता है वो बेहद जरूरी है। इस वजह से शिकायत नहीं हो पाती, कोई भी खतरे में डाल के शिकायत नहीं करेगा। तो ये जो भ्रष्ट तंत्र जो बना है, भ्रष्ट तंत्र में मैंने एक ही बात बता दी, भ्रष्टाचार कब हो रहा है? आप चोरी कर रहे हो, मुझे जानकारी नहीं मिली, पहली चीज। आप चोरी कर रहे हो, मुझे जानकारी है, लेकिन मैं किसी कारण से शिकायत नहीं कर रहा। तीसरी चीज, आप चोरी कर रहे हो, मुझे जानकारी भी है, मैं शिकायत भी कर सकता हूं, लेकिन आपने मुझे कुछ दे करके मैनेज कर लिया है, करना नहीं चाहता। सरकारें जब ये बात को करती है वो इसलिए नहीं करती कि उन्हें लगता है कि हमारी सरकार की छवि खराब होगी। मैं सरकारों को कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचारियों को भारी मात्रा में पकड़वाने से सरकार की छवि खराब नहीं होती है, बल्कि बेहतर होती है। और भ्रष्टाचार को साफ करना है तो एक सार्वजनिक मुखबिर योजना मजबूती से बनाई जाए, और इस योजना के जरिए हर आम और खासकर के पत्रकारों को, विशेष पत्रकार के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं, आम आदमी भी दे सकता है शिकायत, तो उसको भी लाभ मिल सकता है, लेकिन पत्रकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पत्रकार कई कानूनी पहलुओं का जानकार होता है और उसकी एक लेखन शैली होती है, वो
चीज को समझता है, उसकी एक कहीं कहीं अकाउंटेबिलिटी है, उसकी एक जिम्मेदारी है। आम आदमी तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन पत्रकार को कहने से पहले बहुत बड़ी उसको जिम्मेदारी निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो जितना भी मीडिया है और आम पब्लिक के लिए भी आप ओपन कीजिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। उनको मुखबिर योजना से आप जोड़िए, इनामी योजना से आप जोड़िए, उनको खबर भत्ता दीजिए। पत्रकार वो कौम है, उसकी वो मजबूती है कि देश के एक एक इलाके से, छोटे छोटे इलाके से कहते हैं कि जितने भी गड्ढे हैं ना, सबकी सूचना सरकार को मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस खतरनाक खेल को करे कौन? क्योंकि ये जो खेल है ये देश तो सुधार सकता है, लेकिन आपकी सरकारों की नाक में दम हो जाएगा। आप कहोगे अरे रोज शिकायतें आ रही हैं। अरे भाई, ढोल में पोल इतनी ज्यादा है तो शिकायतें तो आएंगी। तो सरकार को ये करना होगा कि एक ऐसी मजबूत योजना बना करके झूठी शान के चक्कर में ना पड़े और मीडिया को पूरा ओपन फोरम दे, एक ईमानदार रास्ता दे। कोई बिकना नहीं चाहता, इस देश का भला सब चाहते हैं, और मीडिया जितना हित कर सकता है देश का उतना कोई कर ही नहीं सकता। एक मामूली पत्रकार जिसको कोई नहीं जानता, वो भी अपनी बात को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपके लिए अनिल जी, और इसी प्रकार से दोबारा मुलाकात होगी दूसरे कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।